25 मई 2019 जेजू सिटी के जोच्छन उप में एक छोटा सा गेस्ट हाउस था जहां एक औरत किचन में करी राइस पका रही थी। मसालों की खुशबू से पूरा रूम भर गया था। उस औरत ने करी राइस का प्लेटिंग किया और एक फोटो क्लिक किया, जैसे कोई खास याद को हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहती हो। फिर उसने वो प्लेट अपने एक्स हस्बैंड मिस्टर कांग को सर्व करी। खाना स्वादिष्ट लग रहा था। उन्होंने खाना शुरू किया। बहुत खुश थे वो, सच्चाई से अनजान कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी मील होगा। You are watching The Evil of Ko Yu Jong. को यूजोंग का केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं था। अगर एंड तक सुनोगे तो ये समझ जाओगे कि क्यों साइकोपाथ्स और इवन सीरियल किलर्स भी इस औरत से डरते थे। कोरिया में लोग कहते थे अगर ये इसका नॉर्मल बिहेवियर था तो सोचो इसका पागलपन कैसा दिखता होगा। ऐसे हादसे पल में नहीं होते, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। को यूजोंग का जन्म 1983 में जेजू आइलैंड पर हुआ था। उसका पूरा बचपन और एजुकेशन उसने वही कंप्लीट किया, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। कॉलेज के दौरान ही उसकी पहचान मिस्टर कांग से हुई। दोनों ने 5 साल तक डेट किया और एक परफेक्ट कपल जैसे रहते थे। साथ ट्रैवल करते, वॉलंटियर वर्क करते, खुशी के पल जीते थे। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद सब कुछ बदल गया। प्रॉब्लम शुरू हुई उनके हनीमून ट्रिप से। एयरपोर्ट से जब दोनों लौट रहे थे तब उसी वक्त यूजोंग ने कहा कि उसे कुछ खरीदना है और वो ड्यूटी फ्री शॉप पर चली गई। पहले तो ये नॉर्मल लगा, बट जब फाइनल बोर्डिंग कॉल आया तब भी वो कैजुअली शॉपिंग कर रही थी, समय से बेपरवाह। मिस्टर कांग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन यूजोंग उन पर चिल्लाई, उन पर गुस्सा करने लगी और चलने से मना कर दिया। प्लेन उन दोनों को छोड़ के चले गया और मिस्टर कांग एयरलाइन के रूल्स के चलते अकेले बोर्ड भी नहीं कर सकते थे। जब वो उसे दोबारा मिले तब वो अब भी शॉपिंग कर रही थी, बिल्कुल शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शादी के बाद दोनों ने टीयू नेशनल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे, लेकिन पैसों की दिक्कत थी और स्टडीज का प्रेशर अलग। फिर अचानक उनका एक बेटा हुआ, अनप्लैन्ड, अनएक्सपेक्टेड। बढ़ती जिम्मेदारी और खर्चे ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। यूजोंग चिड़चिड़ी, गुस्से वाली और वायलेंट हो गई। वो चीखती, चीजें फेंकती, मिस्टर कांग को मार भी देती। एक बार तो नाइफ लेकर धमकी भी दी थी। हद पार परेशान होने के बाद 2016 में मिस्टर कांग ने डिवोर्स फाइल किया। दोनों 2017 में ऑफिशियली अलग हो गए। बच्चे की कस्टडी यूजोंग को मिली क्योंकि एज पर कोर्ट मिस्टर कांग की इनकम स्टेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मिस्टर कांग को बच्चे से मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स दिए थे। फिर भी यूजोंग ने सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए। वो कॉल के जवाब नहीं देती थी, घर जाने पर दरवाजा नहीं खोलती थी। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए थे और मिस्टर कांग ने अपने बच्चे की एक झलक तक नहीं देखी थी। फिर उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया विजिटेशन राइट्स के वायोलेशन का। तब पता चला कि यूजोंग ने दोबारा शादी कर ली है। मिस्टर कांग और भी ज्यादा डर गए। उन्हें पता था कि यूजोंग का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब एक नया आदमी भी पिक्चर में है और उन्हें अपने बेटे की सेफ्टी का डर और ज्यादा होने लगा। लीगल बैटल चलती रही और यूजोंग ने अब तक 3 कोर्ट हियरिंग स्किप कर दी थी। कोर्ट ने फाइन लगाया और फाइनली डिसाइड किया कि मिस्टर कांग को महीने में कम से कम 2 बार अपने बेटे से मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोर्ट का ये फैसला यूजोंग के अंदर छुपे शैतान को बहुत बड़े लेवल पर जगा देगा। अगले कुछ दिनों में उसकी इंटरनेट हिस्ट्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया। बोन्स डिसॉल्व कैसे होते हैं, ह्यूमन बोन्स का वेट कितना होता है, निकोटीन की लीथल डोज क्या है। ये क्यूरियोसिटी नहीं थी, कुछ भयानक प्लानिंग चल रही थी। और फिर एक दिन यूजोंग ने मिस्टर कांग को मैसेज भेजा, चलो हम 3 एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करते हैं, मैं, तुम और हमारा बेटा। मिस्टर कांग, जिन्हें 2 साल से अपना बेटा देखने नहीं मिला था, वो तुरंत मान गए। मई 25, 2019, 2 साल बाद मिस्टर कांग को फाइनली अपने बेटे से मिलने का मौका मिला। यूजोंग ने प्रपोज किया कि वो एक शांत वीकेंड एक गेस्ट हाउस में बिताएंगे, सिर्फ 3 लोग, जैसे एक छोटी सी हैप्पी फैमिली हो। मिस्टर कांग, जो अपने बेटे के लिए तरस रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ कह दिया। गेस्ट हाउस भी यूजोंग ने खुद चूज किया था और बुकिंग भी उसी ने की थी। उस रात यूजोंग ने करी राइस बनाया डिनर के लिए, एक ऐसी डिश जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट थी। करी पक रही थी तभी उसने उसमें मिक्स किए पावरफुल स्लीपिंग पिल्स। करी ही क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट और स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दवाई का कड़वापन उसमें ब्लेंड हो जाता है। मिस्टर कांग को कुछ पता नहीं था। उन्होंने शांति से डिनर किया, पर कुछ देर बाद उनका शरीर भारी लगने लगा। उनकी आंखों के पर्दे गिर रहे थे और एक अजीब सी सूजन उनके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है। कुछ ही मिनट में वो गहरी नींद में चले गए।
और तब जू जोंग ने अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप शुरू किया। उसने छुरा उठाया और उसके अंदर छुपे पूरे पागलपन से मिस्टर कांग के शरीर में छुरा घोंपा, बेहद नफरत से। लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि मिस्टर कांग अभी तक पूरी तरह से बेहोश नहीं थे। उस बेहोशी और आधे होश में मिस्टर कांग की आंखें खुल गई। वो बेड से गिर गए और दरवाजे तक रेंगते हुए जा रहे थे। खून जमीन पर फैल चुका था। एक हाथ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी जू जोंग ने एक और वार किया, 2 बार। मिस्टर कांग अब और नहीं लड़ सके। दर्द के मारे वो दम तोड़ चुके थे। लेकिन इस मर्डर को और भी ज्यादा हॉरिफाइंग बना दिया एक 5 साल के मासूम बच्चे के सामने हुए हर पल ने। पहले वार से लेकर आखिरी सांस तक उसने अपनी माँ को अपने ही पिता को जान से मारते हुए देखा था। अगली सुबह 26 मई को यू जोंग अपने बेटे को लेकर उसके पेरेंट्स के घर चली गई। जब उसे ये यकीन हो गया कि कोई गवाह नहीं बचा तो वो वापस गेस्ट हाउस आई। उसने 27 मई तक की बुकिंग कर रखी थी क्योंकि उसके प्लान का अगला फेज अब एग्जीक्यूट होना था, बॉडी को ठिकाने लगाना। वो ऑलरेडी सारी तैयारी कर चुकी थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि मर्डर के कुछ दिन पहले 22 मई को वो एक सुपरमार्केट गई थी जेजू सिटी में, पर उसने वहाँ कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं करी। वो एक मर्डर किट बनाने गई थी। उसके लिस्ट में था एक सॉ, एसिड, रबर ग्लव्स, डक्ट टेप और भी कई ऐसे टूल्स जो बॉडी को टुकड़ों में बांटने के लिए काम आ सके। हर चीज केयरफुली प्लान की गई थी, सिर्फ एक ही भयानक काम को अंजाम देने के लिए। 26 में दोपहर के 12:30 पे यू जोंग ने अपने प्लान का आखिरी फेज शुरू किया। बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से उसने मिस्टर कांग के बॉडी को टुकड़ों में बांटना शुरू किया। स्किन और मसल्स को चीरते हुए, हड्डियों को अलग करते हुए। उसका गोल था सिर्फ एक स्केलेटन छोड़ना। ये शैतानी प्रोसेस लगभग 23 घंटे तक चला। जब सब कुछ हो गया, उसने बॉडी के टुकड़ों को एक सूटकेस में पैक किया और गेस्ट हाउस से चेकआउट किया। सीसीटीवी में वो शांत दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो चली गई एक गार्बेज डिस्पोजल साइट पे, जहां उसने 4 बड़े गार्बेज बैग्स डंप किए। बाद में कंफर्म हुआ कि उनमें मिस्टर कांग के बॉडी पार्ट्स थे। लेकिन सबसे डरावना पार्ट था जो उसने इसके बाद किया। जैसे कुछ ना हुआ हो, वो सुपरमार्केट गई और डक्ट टेप, एसिड और क्लीनिंग आइटम्स रिटर्न किए। सीसीटीवी फुटेज में वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी। ना कोई टेंशन, ना गिल्ट, ना कोई रश, जैसे बस एक रेगुलर कस्टमर है। इन्वेस्टिगेटर्स वर शॉक्ड क्योंकि कुछ घंटों पहले ही उसने एक इंसान को बुरी तरह से टुकड़ों में काटा था और उसकी ये कामनेस वो क्राइम से तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। 28 में रात के 8:30 बजे यू जोंग ने एक फेरी ली वांडो आइलैंड जाने के लिए। रात 9:30 पे एक सीसीटीवी फुटेज ने उसे कैप्चर किया जब वो कैजुअली कुछ प्लास्टिक बैग्स को समुद्र में फेंक देती है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है उन बैग्स में मिस्टर कांग के बचे हुए बॉडी पार्ट्स थे। रात 11 बजे वो वांडो पहुंची और सीधे अपने पिताजी के अपार्टमेंट गई। वहां से कुछ और टूल्स उठाए और वापस अपने अपार्टमेंट लौट गई। सुबह 4 बजे उसने फाइनल डिसमेंबरमेंट स्टार्ट किया। प्रोटेक्टिव गियर, ग्लव्स और फेस कवर पहन के उसने खून का एक एक ड्रॉप क्लीन किया। कोई फिंगरप्रिंट, कोई डीएनए, कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब उसे लग गया कि सब कुछ क्लीन हो गया है, उसने कुछ और बैग्स डस्टबिन में फेंक दिए और गायब हो गई। लेकिन उसका एक छोटा सा मिस्टेक इन अ परफेक्ट प्लान अदरवाइज उसका सारा प्लान एक्सपोज कर गया। जितना ब्रूटल ये क्राइम था, उतनी ही शॉकिंग बात यह थी कि एक्सपर्ट्स ने यू जोंग को साइकोपाथ नहीं कहा। एक क्रिमिनल प्रोफाइलर ने एक्सप्लेन किया कि वो सीरियल किलर्स जैसी नहीं थी जो सोसाइटी के लिए थ्रेट होते हैं। उसके अंदर की ये एक्सट्रीम वायलेंस की वजह थी मिस्टर कांग के लिए उसका ऑब्सेसिव अटैचमेंट। उसके बिहेवियर में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के स्ट्रॉन्ग साइंस थे, जिसमें होता है इंटेंस मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और पुअर इम्पल्स कंट्रोल। बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं वो किसी को आइडियलाइज करने लगते हैं, उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और फिर एकदम उन्हें दुश्मन समझने लग जाते हैं। इनके रिलेशनशिप जो होते हैं वो एकदम अनस्टेबल होते हैं। एक मोमेंट प्यार तो दूसरे मोमेंट नफरत। कांस्टेंट डर होता है अबंडनमेंट का और फिर यही डर उन्हें ले जाता है एक्सट्रीम एक्शंस तक। साइकोलॉजिस्ट जो इस केस में इन्वॉल्व थे उनका मानना था कि कोयू जियोंग के अंदर जो अनट्रीटेड इमोशनल घाव थे उसका सोल्यूशन ये मर्डर बन गया। लेकिन उसका केयरफुली प्लान क्राइम छुपा नहीं। सुबह 4 बजे जब वो अपने फादर के अपार्टमेंट से निकलकर वापस अपने घर आई, 5 दिन बाद पुलिस ने उसके घर पे रेड किया और उसे अरेस्ट कर लिया। घर के अंदर वो सारे टूल्स मिले जो क्राइम में यूज हुए थे, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस था उसकी कार से मिला हुआ एक ब्लैंकेट जिसमें मिस्टर कांग का खून लगा हुआ था। लेकिन पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? सब शुरू हुआ एक फोन कॉल से। मिस्टर कांग के भाई ने 27 मई को पुलिस को कांटेक्ट किया। उसने सुना था कि कांग अपनी एक्स वाइफ और बच्चे के साथ वीकेंड स्पेंड करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। ये साइलेंस पहला शक बना। पुलिस ने जब यू जोंग से कांटेक्ट किया तब उसने झूठ बोला कि मिस्टर कांग ने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और फिर भाग गया। पुलिस ने इस कहानी को सीरियसली नहीं लिया और फिर मिस्टर कांग के भाई खुद गेस्ट हाउस लोकेशन गए जहां मिस्टर कांग को लास्ट देखा गया था और सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो फुटेज में दिखा वो सब कुछ क्लियर कर गया।
25 में 4:20 पे मिस्टर कांग, को यू जोंग और उनका बेटा पेंशन में एंटर करते दिखे, लेकिन मिस्टर कांग कभी बाहर ही नहीं निकले। और एक और क्लू मिला, मिस्टर कांग के फ़ोन का लास्ट लोकेशन चोंगजू के पास सोअन में ट्रैक हुआ। मतलब या तो फ़ोन मूव हुआ था या फिर कुछ और भयंकर हुआ था। मिस्टर कांग की कार भी गेस्ट हाउस के बाहर 3 दिन तक पार्कड थी अनटच्ड। पुलिस को पता चल गया कि ये मिसिंग पर्सन केस नहीं, ये मर्डर केस है। तो पुलिस ने लुमिनल टेस्ट रन किया और हर जगह खून मिला। बाथरूम फ्लोर, किचन, लिविंग रूम, इवन बेडरूम के सीलिंग तक खून हर कोने में फैल चुका था, जो आंखों से दिखाई भी ना दे। जब यू जोंग से क्वेश्चनिंग हुई तब उसने स्टोरी को ट्विस्ट करने की कोशिश की। बोला कि मिस्टर कांग ने पहले अटैक किया था और उसने सेल्फ डिफेंस में स्टैब किया, लेकिन ब्लड स्टेन ब्लैंकेट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब एक्सपोज कर दिया। मिस्टर कांग को पहले ज़ोलपेडियम ड्रग दिया गया था, फिर उसे मारा गया था। तो इसका मतलब ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये पूरा प्लान था। कार में खून होने का मतलब था बॉडी को उसने ही मूव किया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बॉडी कभी मिली ही नहीं। पुलिस ने उसके पोस्टमार्टम मूवमेंट्स ट्रैक किए, सब जगह सर्च किया, लेकिन लाश गायब थी। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें वो गार्बेज बैग्स डंप कर रही थी और फेरी से समुंदर में प्लास्टिक बैग फेंक रही थी। अब केस बन गया मर्डर विदाउट अ बॉडी। और फिर आया एक और रिविलेशन, यू जोंग सिर्फ मिस्टर कांग की किलर नहीं थी। पुलिस ने उसे एक और मर्डर के साथ जोड़ा, जो था उसके दूसरे पति के बेटे की सस्पिशियस डेथ। मिस्टर कांग की मौत से 3 महीने पहले वो अपने दूसरे पति होंग जी के साथ चोंगजू में रह रही थी। एक दिन होंग जी का बेटा सफोकेशन से मर गया। उस वक्त किसी ने डाउट नहीं किया, लेकिन अब पुलिस सोच रही थी क्या यू जोंग एक डबल मर्डरर थी। एट फर्स्ट यू जोंग के स्टेपसन की मौत एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट समझी गई थी। उसके दूसरे हस्बैंड ने पुलिस को बताया कि एक सुबह जब वो उठा उसने देखा कि उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। लेकिन मिस्टर कांग के मर्डर के बाद उसकी स्टोरी उसे खुद सही नहीं लगी। उसने फॉर्मली कंप्लेंट फाइल किया। शक था कि यू जोंग उसके बेटे के मौत के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। उस टाइम इन्वेस्टिगेशन चोंगजू पुलिस ने हैंडल की थी, लेकिन काफ़ी पुअरली। तो केस को फिर एक एक्सपीरियंस यूनिट को ट्रांसफ़र किया गया। एक थियरी ये भी थी शायद यू जोंग ने अपने हस्बैंड को ड्रग दिया हो ताकि वो बेहोश रहे और उसने तभी उसके बेटे को सफोकेट किया हो, लेकिन सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से इस थियरी को प्रूव नहीं कर पाए थे। बट अगर बात करें मिस्टर कांग वाले केस की, तो बॉडी ना मिलने के बाद भी यू जोंग के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे कि फरवरी 2022 को पहले ट्रायल में उसे मर्डर, डिसमेमरमेंट और कॉप्स कंसील करने के लिए गिल्टी पाया गया। लेकिन स्टेपसन के मर्डर का कोई प्रूफ नहीं था, तो उसमें उसे निर्दोष साबित किया गया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, लेकिन प्रोसिक्यूशन खुश नहीं था। दूसरी हियरिंग में उन्होंने डेथ पेनल्टी की डिमांड की। उनका कहना था कि लाइफ सेंटेंस काफ़ी नहीं है इतने घिनौने और सोच समझकर किए गए मर्डर के लिए। एक प्रोसिक्यूटर तो रो पड़े जज के सामने। उन्होंने कहा प्लीज़ इसे फांसी दीजिए, लेकिन सेकंड कोर्ट ने भी पहले वाले डिसीजन को ही अपहोल्ड किया। डेथ पेनल्टी रिजेक्ट कर दी गई। स्टेपसन के मर्डर में फिर से निर्दोष साबित किया और मिस्टर कांग के मर्डर के लिए बिना पैरोल राइट्स के लाइफ सेंटेंस मिला। प्रोसिक्यूशन ने हार नहीं मानी, केस को साउथ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, पर वहाँ भी रूलिंग वही रही। लाइफ सेंटेंस फाइनल हो गया। कोर्ट में एक फ़ोटो भी एविडेंस के तौर पर दिखाई गई, वो करी जिसमें यू जोंग ने पॉइजन मिलाया था और खुद एक छोटी सी स्माइल के साथ उस फोटो को क्लिक किया था। उस फोटो ने सबको हिलाकर रख दिया। आज भी सालों बाद यू जोंग का नाम साउथ कोरिया में लोग भूल नहीं पाए। उसकी ये कहानी मीडिया, फोरम्स और ट्रू क्राइम शोज में घूमती रहती है। एक ऐसी औरत जो इतना हॉरिफाइंग क्राइम बिल्कुल शांति से और पूरे प्लानिंग के साथ करती है, बिना किसी गिल्ट के। जब लोगों को इस केस का पूरा असली सच पता चला तो जेजू आइलैंड में उसका नाम एक बद्दुआ की तरह फैल गया। लोग कहते थे कि उसका नाम भी मत लो वरना कोई बुरा साया छू जाएगा। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो ये है कि कैसे कोई इंसान इतना शांत रह सकता है, इतना स्ट्रेस फ्री, इतना कंपोज्ड, जब उसने अपने एक्स हस्बैंड का मर्डर किया हो और उसकी बॉडी गेस्ट हाउस में पड़ी हो अनअटेंडेड। क्या उसे डर नहीं लगा? क्या उसके दिमाग में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी बॉडी गेस्ट हाउस में है और कोई देख लेगा और सीसीटीवी फुटेज में भी ये रिकॉर्ड हो सकता है? एक नॉर्मल इंसान तो छोटी सी गलती करने पर भी गिल्टी फील करता है, लेकिन यू जोंग, उसके चेहरे पर तो टेंशन की एक लकीर तक नहीं दिख रही थी। इवन क्रिमिनल प्रोफाइलर्स ये मानते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा सीरियल किलर हो या फिर कोई साइकोपाथ, क्राइम करने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आता ही है, या तो पैनिक या फिर रिग्रेट या तो एक मोमेंट ऑफ फियर। बट यहाँ कुछ भी नहीं। इट वॉज लाइक शी हैड ऑलरेडी रिहर्स्ड द एंटायर मर्डर इन हर माइंड फॉर 100 टाइम्स एटलीस्ट। हम सब चाहते हैं कि क्रिमिनल्स पकड़े जाए और हमें जस्टिस मिले। बड़े सेंटेंसेस कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आते। अगर आपने मेरा NH-44 वाला केस देखा हो तो उसमें किलर को 33 मर्डर्स करने के बाद भी सिर्फ उम्र कैद की सज़ा यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, और इस केस में भी सब एविडेंसेस और प्रूफ्स होने के बाद भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। और फिर ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पर इन क्रिमिनल्स को गुड कंडक्ट के नाम पे छोड़ दिया जाता है,
एंड फिर यही लोग वापस से वही क्राइम रिपीट करते हैं। बट यहीं पर एक और सवाल उठता है, जो लोग क्राइम करने के बाद बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करते, ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए? क्या हर स्माइल के पीछे एक सच छुपा होता है, या फिर हर शांत इंसान अंदर से डेंजरस नहीं होता? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी इंसान का बिहेवियर टू परफेक्ट लगे, टू काम, टू कंपोस्ट, वहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।